हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन मेथड यूज्ड इन एपीआई। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं राजा मिश्रा, करंटली वर्किंग एट रिसर्च एसोसिएट। इसके पहले मैं जीआरएफ एसआरएफ के रूप में डीआरडीओ मुंबई में काम किया। मेरा ऑल इंडिया रैंक 34 CSIR नेट में। अब मैं सीधा टॉपिक को डिस्कस कर। आज का हमारा कंटेंट है व्हाट इज इम्प्योरिटी, the question of purity, physical and spectroscopy test, practice to avoid impurities, common methods of purity। इसमें सब टॉपिक है एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी क्या होता है? इम्प्योरिटी क्या होता है? हमारे डिजायर प्रोडक्ट मीन्स हमारा कोई डिजायर प्रोडक्ट ए है, ए के अलावा बाकी कोई भी चीज हमारे एपीआई हमारे कंपाउंड, मान लो इसमें ए बी ऐसे सी कुछ भी है, हमारा मेन डिजायर प्रोडक्ट ए है। इसके अलावा बाकी बी और सी कोई भी जितने भी दूसरे सॉल्वेंट से लेके, अगर सॉल्वेंट है ट्रेस अमाउंट में दूसरे कोई भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? वे सब क्या होते हैं? वे सब इम्प्योरिटी होते हैं। मीन्स हमारे डिजायर प्रोडक्ट के अलावा बाकी सारी चीजें इम्प्योरिटी होती है। एक सवाल आपके मन में होगा, आखिर हम कैसे पता करें कि इम्प्योरिटी है, मतलब हमारा सैंपल, हमारा कंपाउंड प्योर है कि नहीं है? तो ये कैसे हमें पता चलेगा? इस एक ये सवाल आपके मन में होता होगा। तो हम दो चीजें जल्दी, हम एपीआई में जो सॉलिड जो कंपाउंड यूज करते हैं वो सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है। दो तरीके का हम एपीआई यूज करते हैं जो हमारा ड्रग होता है। सॉलिड के लिए क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, होता है। लिक्विड के लिए क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड के लिए कॉमन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेशली लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इन दोनों के लिए एक होता है रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन और डेंसिटी, ठीक है। सॉलिड के लिए अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मींस लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ऐसा क्यों होता है? मींस सॉलिड में हमारे क्या है? इम्प्योरिटी है। आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। दूसरा, अगर लिक्विड में इम्प्योरिटी है तो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज होता है। और दूसरा क्या होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है और डेंसिटी भी वेरी करता है। ये इम्प्योरिटी होने पर एक जनरल आइडिया हो गया, आप आसानी से समझ सकते हो कि आपका कंपाउंड प्योर नहीं है। जैसे कि मैंने थायोफिन के कंपाउंड पर काम किया, मैंने टेट्राब्रोमोथायोफिन बनाया। इसमें इसमें ट्राइब्रोमोथायोफिन डाइब्रोमोथायोफिन की भी इम्प्योरिटी थी। सब मतलब ट्राइब्रोमो टेट्राब्रोमो तीनों नॉन पोलर होते हैं। मैंने कॉलम किया, मुझे टीएलसी पर कोई भी अलग स्पॉट नहीं दिखा। लेकिन जब उसके वो हम ड्राइंग के लिए रखे तो इसका 45 डिग्री पर मेल्ट होने लगा, जबकि टेट्राब्रोमो का होता है 117 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे मुझे आइडिया लगा कि नहीं, हमारे जो कंपाउंड है भले टीएलसी पे नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी को हम दूर करने के लिए इसको यूज किया रिक्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा आप कॉलम करते हो, आप इसको फिल्ट्रेशन, अलग अलग चीजें यूज करते हो। हम उन सब के बारे में समझेंगे। कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं जिनके बेस हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में इम्प्योरिटी है या नहीं है। इसको समझने के लिए फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज होता है। फिजिकल मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें हमारा कंपाउंड डिकम्पोज ना हो। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या होता है? इसमें रेडिएशन का यूज करके हम उसमें प्योरिटी को पता लगाते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है कि फेज तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड चेंज नहीं होता है। हमारा कंपाउंड चेंज नहीं होता, कंपाउंड हमारा रिकंस्ट्रक्ट इसका डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, डिस्ट्रक्टिव मेथड नहीं होता है। फिजिकल मेथड में हमारा होता है क्रोमेटोग्राफी का यूज आप करते हो। प्यूरिफिकेशन मेथड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसमें आप एनएमआर का यूज करते हो, आईआर का यूज करते हो, डायरेक्ट मास का आप यूज करते हो, ठीक है। इन सब का हम यूवी का भी यूज करते हैं।
ये हमारा हो गया फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट। प्रैक्टिस टू अवॉइड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को अवॉइड करने के लिए लेबोरेटरी प्रैक्टिस हमारी कुछ जरूरी है। वो कौन कौन सी होती हैं हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहली प्रैक्टिस होनी चाहिए क्लीनिनेस की, क्लीनिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरी प्रैक्टिस होती है जो जनरली यूज नहीं होता है, उसको कहते हैं सिलाइलेशन, सिलाइलेशन ऑफ ग्लासवेयर। सिलाइलेशन ऑफ ग्लासवेयर। क्लीनिंग के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो ग्लासवेयर होना चाहिए ये जैसे इम्प्यूरिटी लगी हो जिसमें डिजॉल्व होते हैं वैसे अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट से उसके साथ उसको करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। एक बार उसमें अगर बेसिक है तो H2SO4 से उसको क्लीनिंग करना चाहिए, और अगर उसका एसिडिक है तो हमें बेस बाथ का यूज करना चाहिए, बेस बाथ का यूज करना चाहिए। बेस बाथ क्या होता है, NaOH और KOH का सोल्यूशन होता है, NaOH KOH के सोल्यूशन में डिप किया जाता है। सिलाइलेशन में क्या होता है, हम ग्लासवेयर जो हमारा होता है उसके ऊपर उसको डीप करते हैं। किसमें डीप करते हैं, इसको डीप करते हैं डाइक्लोर मिथाइल सिलेन में, मिथाइल सिलेन में इसको डीप करते हैं। डाइक्लोरोमिथाइल सिलेन में डीप करने के बाद 5 मिनट तक इसको डीप करते हैं। उसके बाद इसको उल्टा करके, ठीक है, इसको उल्टा करके हम 2 घंटे तक, 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक इसको एयर ड्राई देते हैं। एयर ड्राई करने के बाद हमारी इस ग्लासवेयर के ऊपर सिलिका की एक लेयर हो जाती है जो इनर्ट होती है, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। हम यहाँ बात करेंगे कॉमन प्यूरिफिकेशन मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो कॉमन प्यूरिफिकेशन मेथड में एक यूज होता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हम यूज करते हैं सब्लिमेशन और एक क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन का यूज जनरली करते हैं वोलाटाइल लिक्विड इम्प्योरिटी के लिए। एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं जनरली पोलैरिटी डिफरेंस होता है उसके लिए करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड मटेरियल जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, सॉलिड मटेरियल जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, डेल्टा में डिफरेंस में मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। सब्लिमेशन का यूज करते हैं सॉलिड जो वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल सॉलिड के लिए यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं जिसमें पोलैरिटी डिफरेंस होता है, पोलैरिटी के बेस पर हम क्रोमेटोग्राफी डिफरेंस इसको यूज करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के बेस पर हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक्स्ट्रा प्लस एक्शन। अलग से एक्शन जो करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, लिक्विड के लिक्विड लिक्विड या इसको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, IO और O, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को अलग अलग सेपरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एक्शन किया जाता है उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम किसी एक सॉल्वेंट में, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो या वाटर में, वो डिजॉल्व होता है, हम दूसरा एक इमिसिबल सॉल्वेंट इसमें मिलाते हैं, उसको सेकिंग करते हैं। सेकिंग करने के कुछ टाइम के बाद इसमें लेयर सेपरेट हो जाता है, दोनों लेयर को अलग अलग कर देते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लेयर नीचे होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लेयर ऊपर होता है, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि लेयर अच्छे से सेपरेट नहीं होता है, इसमें इमल्सन बनते हैं। इमल्सन अगर बनते हैं उस समय आपको कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का यूज करना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, वो लेयर बहुत इजीली लेयर सेपरेशन होता है, इजीली लेयर सेपरेशन हो जाता है, लेयर सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं। लेयर सेपरेशन के बाद उसको हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। ड्राइंग किससे यूज करते हैं, हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। जनरली वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है
या तो सोडियम सल्फेट यूज करते हैं। इन दो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, हम अगले प्यूरिफिकेशन मेथड डिस्टिलेशन के बारे में देखें। जो डिस्टिलेशन मेथड होता है ये यूज किया जाता है जनरली प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अलावा लो मेल्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए भी यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक सॉलिड हम कह सकते हैं एपीआई के लिए यूज किया जाता है। ये किसको फॉलो करता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बेस, राउल्स लॉ कहता है सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, उसमें जितने कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन के प्रेशर, उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। मान लो इसमें वाई जेड ऐसे ही ढेर सारे एक्स वाई जेड ऐसे ही ढेर सारे इम्प्योरिटीज हैं, तो सबका पार्शियल प्रेशर जो होगा उसके सम के बराबर सोल्यूशन का प्रेशर होगा। इस बेस पर हम डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट एक होता है कि हमने एक पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें हम जैसे लिक्विड में इम्प्योरिटी मिलती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इसी को हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी वजह से डिस्टिलेशन हम दो तरीके से करते हैं। पहला होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम, या इसको हम रेड्यूस डिस्टिलेशन कहते हैं, रेड्यूस डिस्टिलेशन। ये हम रोटा पर करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बैकग्राउंड में है। दूसरा होता है एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं। जो वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज इसलिए करते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर या हायर टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने वाले कंपाउंड्स के लिए हम रिड्यूस या वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए करते हैं। और हाईली बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए हम एजोट्रॉप का यूज करते हैं, एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। इसमें हम दूसरा ऐसा सॉल्वेंट मिलाते हैं जिसकी वजह से दोनों का मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। एजोट्रॉपिक सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिनका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है उनको एजोट्रॉपिक सोल्यूशन कहते हैं। इस तो हम यहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट को चूज करते हैं जिसका जो हम हाई बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। हम ऐसे सॉल्वेंट का यूज करते हैं। जैसे वाटर के लिए हम मिथनॉल और टॉल्विन का यूज करते हैं। हम बेंजीन के लिए हम क्या करते हैं, टॉल्विन का यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, एपीआई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये दो तरीके का होता है। जनरली हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन मेथड में रिक्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। और दूसरा होता है एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसा सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमारा एपीआई डिजॉल्व होता है या तो इम्प्यूरिटी, दोनों में से कोई एक डिजॉल्व होता है। ठीक है, वो डिजॉल्व होता है लेकिन कब, हाई टेम्परेचर पर डिजॉल्व होता है। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, नॉट डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट में लेकर उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिफर से कम टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। हम धीरे धीरे स्लोली कूलिंग करते हैं। स्लोली कूलिंग करने के बाद क्या होता है, दो तीन प्रोसेस होता है। पहला होता है सुपर सेचुरेशन बनता है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें न्यूक्लिएशन होता है। न्यूक्लिएशन का मतलब पार्टिकल का पास पास आना, एक दूसरे के करीब आने को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएशन कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। ये तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए करते हैं, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस जिसमें होता है उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है। अगर सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है और मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो इन दोनों क्राइटेरिया, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया है तो क्रिस्टलाइजेशन का हम यूज करते हैं।
सॉल्वेंट एंटी सॉल्वेंट प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें हमारा एपीआई डिजॉल्व होता है, फिर हम तो उसका एंटी सॉल्वेंट लेते हैं। एंटी सॉल्वेंट ऐसा लेते हैं जिसमें एपीआई डिजॉल्व नहीं होता है। सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, एंटी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। और ऐसा सॉल्वेंट के लिए ऐसा एंटी सॉल्वेंट करते हैं जो सॉल्वेंट और एंटी सॉल्वेंट को एएस बोलते हैं, ए क्लियरली मिसिबल होता है। ए क्लियरली क्या होता है, मिसिबल होता है। लेकिन इनके मिसिबल जो सॉल्वेंट होता है उसमें हमारा एपीआई डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। ऐसा एंटी सॉल्वेंट हम लेते हैं। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारा डिजॉल्व होता है एपीआई, फिर उसमें एंटी सॉल्वेंट धीरे धीरे ड्रॉप वाइज इसमें एडिशन करते हैं, एडिशन फनल से। फिर उसको हम थोड़ा उसको स्टीरिंग करते हैं। स्टीरिंग करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें सबसे पहले सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद इसको हम ट्रिपल एस नाम भी देते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, न्यूक्लिएशन का प्रोसेस होता है। न्यूक्लिएशन जैसे इसके पहले मैंने आपको न्यूक्लिएशन का प्रोसेस में शुरू होता है, और तीसरा होता है इसमें प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। इनके द्वारा हमारे एपीआई को हम प्यूरिफाई करते हैं, इसको फर्दर हम फिल्टर कर लेते हैं। सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन मेथड होता है, सब्लिमेशन में इसका यूज करते हैं। ये लाइक डिस्टिलेशन होता है। क्या, डिस्टिलेशन की तरह होता है। दोनों में एक ही चीज होता है, वेपर के फॉर्म में ले जाना। लेकिन डिस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विड के लिए होता है, जबकि हमारा जो सब्लिमेशन होता है ये सॉलिड के लिए होता है। ऐसा सब्लिमेट मेथड्स, मतलब ऐसा सॉलिड जो सॉलिड से सीधा वेपर के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे इम्प्योरिटी के लिए सब्लिमेशन का यूज करते हैं। जनरली एपीआई इंडस्ट्री में सब्लिमेशन का यूज तो मैंने नहीं देखा, और शायद बहुत ही कम जगह यूज होता होगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा और ग्राफी से मिलकर बना हुआ। क्रोमा का मीन्स होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है यहाँ पर स्टडी करना। जब इसका यूज किया गया था उस समय कलर के बेस पर ही इसको कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया गया, इसको अलग अलग सेपरेट किया गया। हम यहाँ पर जो डिस्कस आपसे करने वाले हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे टीएलसी के बारे में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जीसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको उसके लिए अलग से सेपरेट हम आपको बताएंगे। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसका ये पोलरिटी के बेस पर कंपाउंड का सेपरेशन करता है। ये जो होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। आसानी से आप टीएलसी के बेस पर ही आइडिया लगा सकते हो कि टेंटेटिव आइडिया तो आप लगा सकते हो कितना परसेंट आपका रिएक्टेंट है, कितना रिएक्शन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसमें जो टीएलसी प्लेट होती है इसकी थिकनेस होती है 0.2 मिलीमीटर से लेके 0.25 मिलीमीटर तक। इसमें तीन चीज होती है। इसका जो साइज होता है 60 एंगस्ट्रॉम इसकी साइज होती है, जो सिलिका जेल इसमें यूज होता है SiO2। इसमें बाइंडर के रूप में, टीएलसी में बाइंडर के रूप में जिप्सम का यूज किया जाता है, और इसमें एक होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, FM का यूज किया जाता है, जो क्या होता है फ्लोरोसेंट मेटल के रूप में ZNS का यूज किया जाता है। ये हमारा रहा। इसके बेस पर हम एक टोटल 8 सेंटीमीटर हमारा लेंथ होता है, नीचे से 1 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं बेस लाइन। क्या बोलते हैं, बेस लाइन। और ऊपर से हम 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचते हैं पेंसिल से, जिसको हम कहते हैं अपर लाइन। ठीक है, अपर लाइन कहते हैं। और इस बेस लाइन पर हम स्पॉट लगाते हैं। इसमें वैसे एक जनरल रूल हमें बनाना चाहिए कि लेफ्ट में हमारा होना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल, बीच में को का मतलब को स्पॉट, और यहाँ पर रिएक्शन मटेरियल, जो रिएक्शन चल रहा है उसका मटेरियल। ऐसे हमें लेफ्ट टू राइट, जैसे रिएक्शन में आप स्टार्टिंग मटेरियल, फिर यहाँ पर रिएक्शन, वहां से प्रोडक्ट बनता है, तो लेफ्ट में वैसे जनरली रखना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल को, राइट में हमारे
रिएक्शन मास को या डिजायर प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बीच में को होना चाहिए, मतलब को मीन्स को स्पॉट। ठीक है, ये चीजें जो सॉल्वेंट मीडिया लेते हैं वो हमेशा बेसलाइन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम क्या कहते हैं HPLC, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये डिपेंड करता है। जनरली जो हम HPLC यूज करते हैं इस समय तो ज्यादातर लेबोरेटरी में रिवर्स फेज, ठीक है, रिवर्स फेज HPLC का यूज किया जाता है। तो नॉर्मल फेज HPLC क्या होता है, रिवर्स फेज। जल्दी हम HPLC में जो स्टेशनरी फेज होता है वो सिलिका होते ही है। अगर केवल सिलिका का यूज किया जाता है तो सिलिका हाईली पोलर होता है। तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है, हम नॉन पोलर सॉल्वेंट से पोलरिटी इसको बढ़ाते जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट की ओर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फेज कहते हैं। और रिवर्स फेज में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज सिलिका होता है इसके ऊपर C18 8 कार्बन की चेन या C18 कार्बन चेन के एल्काइल का हम कोटिंग कर देते हैं। एल्काइल क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अभी हमारा स्टेशनरी फेज पोलर से नॉन पोलर हो गया। अब इसमें क्या होता है, आप जो सॉल्वेंट यूज करोगे आप पहले पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे, उसके बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे। तो जो पोलर सॉल्वेंट आप यूज करोगे, क्योंकि आपका एपीआई ज्यादातर सॉल्ट के फॉर्म में होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है, या तो एसिड के फॉर्म में होता है, वो क्या होते हैं ज्यादातर पोलर होते हैं, इसलिए हम पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। मीन्स एक्वस वाटर का आप यूज कर सकते हो, मेथनॉल का यूज कर सकते हो, एसीएन का यूज कर सकते हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करने के लिए मीन्स सॉल्वेंट का वेस्ट कम हो, इसके लिए हम जनरली रिवर्स फेज HPLC का यूज करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक कांच का ऐसे ट्यूब होता है जिसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके टोटल लेंथ का 1/3 तक हमें पैकिंग करना चाहिए सिलिका जेल। ये चीज ध्यान दीजिए, टोटल लेंथ का 1/3 हमें पैकिंग करना चाहिए। अगर इसका कॉलम की वॉल्यूम V है तो हमारा बैच साइज 0.1 से 1% तक होना चाहिए। जैसे 100 ml का हमारा कॉलम है, इसमें हमें 100 mg तक ही के बैच साइज का ही इसमें कॉलम करना चाहिए। तो 100 mg से लेकर 1 ग्राम तक करना चाहिए, उससे ज़्यादा का हमें इसका कॉलम यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो आप स्लरी बनाते हो, स्लरी आपको बैच साइज का 1 to 10% तक ही आपको कोशिश करना चाहिए, सिलिका जेल यूज करना चाहिए। और जो स्लरी आप बनाते हो, स्लरी में किसका यूज करते हैं आप, लो वोलाटाइल सॉल्वेंट का। लो वोलाटाइल सॉल्वेंट में मोस्टली आप किसका यूज करते हैं, आप एमडीसी का यूज करते हैं। कॉलम में जो सिलिका का यूज करते हैं हम जनरली 63 से लेकर 200 माइक्रोमीटर का सिलिका होता है। और या दो रेंज का स्पेशली यूज किया जाए 230 to 400 माइक्रोमीटर का। जनरली ये वाला जो पहले रेंज का है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, और दो तरीके से कॉलम की पैकिंग की जाती है। पहला पैकिंग जो की जाती है वो होता है वेट मेथड, दूसरा होता है ड्राई मेथड। जो वेट मेथड होता है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पैकिंग करने पर इसमें एयर गैप नहीं बनता है। एयर गैप नहीं होने पर पैकिंग बहुत अच्छी होती है, और पैकिंग अच्छी होने पर कॉलम प्यूरिफिकेशन सेपरेशन बहुत अच्छा। तो ड्राई में क्या होता है, सिलिका जेल में जल्दी एयर या सॉलिड मालिक्यूल ट्रैप होते हैं, तो पैकिंग करते समय उनके बीच गैप बन जाती है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ड्राई मेथड भी यूज किया जाता है। एक चीज कंडीशन है कि सिलिका जेल की पैकिंग करने से पहले सिलिका जेल को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया जाता है। ऐसा हीटिंग करने से क्या होता है, सिलिका जेल के पोर्स के बीच जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स, वेपर के मालिक्यूल्स, वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं वे सब रिमूव हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इसको RT तक कूल करने के बाद हम इसका पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। किसका, नॉन पोलर सॉल्वेंट का। नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर वैसे हेक्सेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सस्ता आपको देखना है तो हम पेट्रोलियम ईथर या पेट ईथर का यूज करते हैं। पेट ईथर के बारे में भी हमने आपको बताया है, पेट ईथर के बारे में भी हम यूट्यूब पर हमारा वीडियो है, आप इसको लेबोरेटरी केमिस्ट्री में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में, लेबोरेटरी केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं।
कॉलम करते समय सबसे पहले जो कंपाउंड होता है वो क्या आता है, नॉन पोलर आता है, उसके बाद पोलर आता है। तो ध्यान देना, जो पहले आता है वो नॉन पोलर होता है, जो उसके बाद आता है पोलर आता है। इसमें धीरे धीरे पोलरिटी को हम इंक्रीज करते जाते हैं। आज की इस लेक्चर का अंतिम स्लाइड पर हम आते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसमें ए जनरली एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए आरएनए का जो मोनोमर होता है, इसका मोनोमर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो उसके लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज किया जाता है। इसमें एनायन को, ठीक है, एनायन को हम एनायन एक्सचेंजर के द्वारा, कैटायन को कैटायन एक्सचेंजर के द्वारा हम इसको हम एक्सचेंज करते हैं।